द थिंग्स ऑफ इंडिया, सोच नए भारत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंग्स ऑफ इंडिया न्यूज़ का खास कार्यक्रम जनता की आवाज़। आज हम आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के डूंगरपुर जिले की साबला पंचायत समिति की ग्राम पंचायत निठौवा में, जहां की जनता ने पंचायती राज चुनाव में गीता कुमारी बरगोट को अपना सरपंच चुना है। सरपंच गीता कुमारी बरगोट से बातचीत के दौरान हम जानेंगे कि वह पंचायत की समस्या और समस्याओं का निदान करने हेतु किस प्रकार कार्य करेंगी। आपका नाम? गीता कुमारी बरगोट। कौन सी ग्राम पंचायत से आप सरपंच पद पर वर्तमान ग्राम पंचायत निठौवा से। निठौवा पंचायत समिति साबला जिला डूंगरपुर। जिला कितनी डूंगरपुर। जनसंख्या अपनी ग्राम पंचायत की? 2700 के लगभग। 2700। अच्छा, और कितने वोटर जीते थे अपन? 785 वोट। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे हम जानेंगे कि समाज सेवी गौतम बरगोट, जो कि पिछले 35 वर्षों से लगातार समाज सेवा में पूर्ण रूप से प्रयासरत है, अतः हम जन सेवक गौतम बरगोट से जानेंगे कि वह पंचायत के विकास में सरपंच गीता कुमारी बरगोट का किस प्रकार सहयोग करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, आपका नाम? मेरा नाम गौतम बरगोट है। गौतम बरगोट है। अभी वर्तमान में ग्राम पंचायत निठौवा से अपने पुत्रवधू सरपंच कर रहे हैं। जी। अच्छा, टोटल जनसंख्या कितनी होगी सर यहाँ की? मेरे टोटल जनसंख्या 2750 है। 2700, जिनमें वोटर कितने होंगे? वोटर सब लगभग 2,500। अच्छा, अब जैसे कि राजनीतिक करियर की बात करते हैं जी। तो आपका सर राजनीति में क्या क्या योगदान रहा, कौन कौन से पद पर आप पूर्व में रह चुके हैं, उनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। देखो साहब, मैं छात्र जीवन से ही राजनीतिक में आया। मैं 1990 के अंदर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय साबला का छात्र संसद अध्यक्ष रहा। इसके बाद में हमारे युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, अभी निवर्तमान जो जिलाध्यक्ष हैं श्रीमान दिनेश जी खोडणिया साहब, उनकी कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष रहा। हरीश जी उपाध्याय की कार्यकारिणी में युवक कांग्रेस में उपाध्यक्ष रहा। राजेश जी कनबा की कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष रहा। इसके बाद में मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का ब्लॉक अध्यक्ष रहा। इसके बाद में मैं लगभग 35 साल से कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूँ और अपनी राजनीतिक सेवाएं देते और राजनीतिक सेवाएं दे रहा हूँ। सर, ये जो चुनाव लड़ना मेरा मुख्य लक्ष्य नहीं था, लेकिन जनता की भावना और भागीदारी को देखते हुए मैंने मेरी पुत्रवधू को निठौवा से सरपंच का चुनाव लड़ना तय किया। अब जैसे कि अपन आते हैं ग्राम पंचायत की भौगोलिक स्थिति के बारे में, तो यहाँ पर जैसे पूरा विश्व एक कोरोना महामारी से ग्रसित है जी। तो आपने पंचायत स्तर पर क्या क्या कार्य करवाएं जिससे कोरोना से मतलब बचाव किया जा सके पंचायत वासियों का? जी सर। तो क्या क्या प्रयास रहे सर? सर, मेरे क्या है कि जिला मुख्यालय से निठौवा जो है सीमा पर है डूंगरपुर की, और यहाँ पूरा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। जी। तो मेरे ग्राम पंचायत के अंदर 4 रेवेन्यू विलेज आते हैं, राजस्व गांव, जिसमें निठौवा है, हरवर है, सालमगढ़ है और करमात जो मेरा मूल गांव है। तो मेरे गांव से आधा किलोमीटर दूरी पर मेरे डूंगरपुर ज़िले की सीमा प्रारंभ हो जाती है। तो जैसे ही 22 मार्च को लॉकडाउन लगा, उस समय से राजस्थान सरकार की गाइडलाइन आई और हमें जिला कलेक्टर महोदय ने निर्देश दिए थे कि सीमा पर सरपंच और सेक्रेटरी की व्यवस्थाएं हैं, आप सीमा पर पुलिस जवानों के लिए छाया की व्यवस्था करें। तो हमने सीमा पर, जो हमारी सीमा है डूंगरपुर की, वहाँ पर हमने
टेंट लगवाए, पानी के कैंपर रखवाए, आम जन रास्ते आने जाने वालों के लिए भी पानी की व्यवस्था करी। इसके बाद में सोलंज मोड़ जो निठावा से आधा किलोमीटर दूर है, वहाँ भी जवान जो लगाए गए थे उनके लिए भी पानी की और छाया की व्यवस्था की। समय समय पर जलपान की भी व्यवस्था हमारे लोगों द्वारा की गई। मेरे ग्राम पंचायत निठावा के अंदर जो सामने बिल्डिंग है उसके अंदर हमने बैंक ऑफ बड़ौदा का वीसी बिठाया और उनके द्वारा आम जनता का जो नरेगा का पेमेंट था, किसी के बचत खाते में पैसा था, उसके लिए मैंने यहाँ पंचायत भवन के अंदर टेंट, पूरी पंचायत भवन का जो परिसर है उसके अंदर टेंट व्यवस्था करी। खूब कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी, उसके लिए हमने साबला से पानी के कैंपर मंगवाए, सभी लोगों के ठंडा पानी पीने के लिए व्यवस्था करी। हमारे यहाँ जो पीएससी है उससे प्रतिदिन एएनएम, जीएनएम जो भी हो उनके यहाँ पे ड्यूटी लगवाई हमने और आमजन की सेवाएं दी। और जैसे ऐसा ही नहीं है कि जैसे हमने निठावा के लोगों को ही यहाँ भुगतान करवाया हो। पाल निठावा पंचायत है, मेरी पड़ोसी पंचायत है, आधा किलोमीटर इधर जैसे ही आधा किलोमीटर गामड़ी पंचायत है और 1 किलोमीटर पे सोलन पंचायत है, 5 किलोमीटर पे पाटमपुरा पंचायत है। तो यहाँ पे सुविधा जो मिल रही थी उस सुविधाओं को देख करके पांचों पंचायतों के लोग यहाँ पे अपने राशि, बचत राशि जो थी उसको निकालवाने के लिए यहाँ आते थे और हमने उनको सुविधा मुहैया कराई। दूसरी बात, कोरोना महामारी के अंदर हम लोगों ने जैसे जितने भी गांव है मेरे राजस्व गांव, उनके अंदर प्रत्येक व्यक्ति को हमने मास्क दिए, सैनिटाइज़र दिया। जैसे आशा सहयोगिनी है, कार्यकर्ता है आंगनवाड़ी की, ऐसे जो कर्मचारी थे उनको हमने सर्वे करवाई और हमने खुद ने, हमारे पंचायत के वार्ड पंच थे वो, सरपंच और मैं, हम सब लोग मुस्तैदी से फील्ड में लगे हुए थे और लोगों की सेवाएं की। हर व्यक्ति की जांच हम करवा रहे थे। प्रवासी लोग जो आ रहे थे उन लोगों की भी हमने बिना जांच किए पीएससी के अंदर, जो हमारा उपस्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पंचायत भवन से आधा किलोमीटर दूर, जैसे हमने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि अहमदाबाद से आ रहा था कोई, भीलवाड़ा से आ रहा था कोई, बॉम्बे से आ रहा था, उन लोगों के परिवारों को हमने लिस्ट बनाई थी कि कौन व्यक्ति किस दिन आ रहा है, उसके नंबर लिए थे। जैसे ही वो आता उसको हम कैचअप करते और उसको पीएससी ले जा करके उसकी जांच करवाते। इसके बाद में हम उनको होम क्वारंटाइन करवाते। जैसे सरकार की गाइडलाइन थी कि इसको क्वारंटाइन वार्ड जो बना रखे थे उस क्वारंटाइन वार्ड के अंदर रखने की व्यवस्था थी। तो क्वारंटाइन वार्ड हमारे जो कालीबाई छात्रावास है, यहाँ से जस्ट राजकीय उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है उसके जस्ट पास में कालीबाई छात्रावास है, वहाँ होम क्वारंटाइन वार्ड बनाया गया था। इसके बाद में निठावा सीनियर स्कूल को क्वारंटाइन वार्ड बनाया गया था। उसके अंदर भी हमने जलपान की, पानी की और उनके रहने के बिस्तरों की, टेंट से बिस्तर मंगवा करके व्यवस्था की थी। वहाँ पे खाने पीने की भी व्यवस्था करी थी। इसके साथ में सैनिटाइज की भी व्यवस्था करी थी, साबुन की भी व्यवस्था करी थी, पीने के पानी की भी व्यवस्था करी थी और प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग बोतल दिए थे जिससे वो स्वयं पिए और दूसरों को नहीं दे। इस तरीके की हमने व्यवस्था करी थी। अब जैसे ग्राम पंचायत की जैसे प्रमुख समस्याओं पर आता है जी, तो अपनी ग्राम पंचायत में क्या क्या समस्याएं बनी हुई है, उनका निवारण आप किस प्रकार करेंगे? जी, ग्राम पंचायत जो निठावा, इसमें प्रमुख समस्याएं क्या क्या बनी हुई है? जी, मेरे ग्राम पंचायत में प्रमुख समस्याएं ये हैं साहब कि पूर्व में इस पंचायत के अंदर 2 गांव थे, जो सोलंज और पूंचपुरा, जो हमारे राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने पुनर्गठन किया। तो 2 गांव जो थे पूंचपुरा और डुंगलाई, वो दोनों यहाँ से पुनर्गठन में सोलंज पंचायत में चले गए और निठावा पंचायत के अंदर पुनर्गठन में 2 गांव नए आए, सालनबड और करमात। और पहले निठावा और हरवर तो थे ही थे। तो वर्तमान में जो समस्या है मेरे गांव की, पंचायत की, उसके अंदर फर्स्ट में मैं रेवेन्यू विलेज निठावा की बात करूंगा कि निठावा के अंदर, निठावा बस स्टैंड से लेके जो मुख्य आबादी ख़त्म होती है वहाँ तक विगत 5-7 साल पहले सीसी सड़क बनाई थी, वो टूट करके बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। और जैसे 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ, सरकार के आदेश हुए, उसकी वजह से हम लोग न तो स्वीकृति जारी करा सके और न उसका काम हुआ है। ये मूल गांव जो निठावा है पंचायत का, उसकी समस्याएं हैं। दूसरा ये सब कि निठावा से हरवर जाने के लिए
3 किलोमीटर का जो रास्ता बना हुआ है PWD ने बनाया था, विगत 15 वर्ष से पहले बनाया था, जिस समय में हम लोग ग्राम पंचायत पाल निठावा में थे। पुनर्गठन से हम यहाँ आए सब। तो मेरे यहाँ निठावा से हरवर का जो रास्ता है बिल्कुल खस्ता हाल है और बिल्कुल टूट करके जर्जर अवस्था में है। मैंने PWD सार्वजनिक निर्माण विभाग के जो AN साहब हैं उनसे भी मैंने वार्तालाप की थी, वो स्वीकृत है साहब, लेकिन खेतान कंपनी जो थी उसके नाम से टेंडर खुला था, लेकिन उन लोगों ने क्या पता किस कारण से उन्होंने काम नहीं कर पाए वो लोग। लेकिन जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो हम जल्दी से जल्दी हम इस काम को कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और हम लोग तो क्या है साहब सरकार में हैं और हमारी सरकार भी बड़ी मुस्तैदी से लगी हुई है, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से ये सारे काम ठप पड़े हुए हैं। जैसे ही लॉकडाउन हटेगा तो हम सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, उसकी पूरा लाभ लेकर के जनता को फ़ायदा देंगे। तो पानी की क्या स्थिति है अपनी ग्राम पंचायत? मेरे सब पानी की समस्या ये है कि निठावा गांव जो प्रॉपर है, जिसके अंदर तो जनता जल योजना से 2 बावड़ियाँ हैं, एक बावड़ी से पानी हम निठावा को दे रहे हैं, लेकिन गर्मी के दिनों में बड़ी किल्लत होती है, लोगों को बराबर पानी नहीं पहुंच पाता है, जिसके अंदर कीचड़ विचड़ है और उसके अंदर पानी का स्रोत जो भी है वो कम भी है। तो दूसरी जो बावड़ी है वो नकारा घोषित की गई है सरकार ने, और हम लोगों ने मिल करके उस बावड़ी के पानी का सैंपल लिया था, तो उसके अंदर पानी का सैंपल पास नहीं हुआ। तो हमें निर्देश दिए गए थे पंचायत को कि भाई बावड़ी का पानी जो गंदा है उसको निकाल दिया जाए, इसके अंदर उसके अंदर दवाई डाली जाए और पानी साफ़ आएगा और वापस से उसका जांच कराएंगे, और जांच में पानी अच्छा आया तो इस बावड़ी से भी पानी चालू कर देंगे। तो ये लॉकडाउन हो गया साहब और इधर बारिश का समय आ गया, उसकी वजह से हमारी समस्या दरी की दरी रह गई। और बावड़ी जो निठा हुआ है उसके लिए हमने एस्टीमेट बना करके ये जनता जल अभियांत्रिकी विभाग से AN साहब को बुलाए थे। यहाँ आकर के उन्होंने एस्टीमेट भी बनाया, कीचड़ निकलवाने के लिए एस्टीमेट बनवाया, सफाई का काम करवाने के लिए, लेकिन वो बारिश आ गई, लॉकडाउन लग गया, उसकी वजह से हम लोगों को सैंक्शन नहीं मिल पाई, काम नहीं हुआ। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि जल्द से जल्द काम हम करवा देंगे। शिक्षा की क्या स्थिति अपनी ग्राम पंचायत? शिक्षा की स्थिति सब यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है। मेरा जो पंचायत हेडक्वार्टर है उससे जस्ट बगल में मेरा सीनियर स्कूल है, जिसके अंदर हमारा जो शिक्षक बंधु हैं, जो अध्यापक लगे हुए हैं, और वर्तमान में जो कोरोना महामारी के लिए प्रिंसिपल साहब हैं नवनीत जी देवरिया, उनको साहब यहाँ के PO को बना रखे हैं। उन्होंने भी बहुत बड़ी मुस्तैदी से हमको कोरोना में सहयोग दिया और हर वक्त वो सजग रह करके बहुत ही बढ़िया सराहनीय काम किया उन्होंने। और हमारे जो विद्यालय का जो अभी रिजल्ट रहा है वो 100% रहा है। बहुत अधिक से अधिक बच्चे हैं वो फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं, और जस्ट अपने पंचायत हेडक्वार्टर से लगी हुई जो बालिका प्राथमिक विद्यालय है उसके अंदर भी वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ थोड़ा बालिका जो स्कूल है उसके अंदर थोड़ा बिल्डिंग की स्थिति जर्जर अवस्था में है। लेकिन हमको सब 22 जनवरी को चुनाव हुए और हम जैसे जैसे जमने की कोशिश की वैसे ही लॉकडाउन लग गया, और लॉकडाउन लगने की वजह से उस बिल्डिंग पे भी हम कुछ काम नहीं करा पाए। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उस बिल्डिंग की रिपेयर करवाएंगे, जहाँ आवश्यकता है कमरों की वहाँ कमरे भी बनवाएंगे। ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। बिजली की क्या व्यवस्था अपनी ग्राम पंचायत? मेरे ग्राम पंचायत के अंदर इससे किसानों को कोई समस्या का? ग्राम पंचायत निठावा के बाद करता हूँ साहब, तो किसानों को बिजली की समस्या तो वर्तमान में है नहीं, क्योंकि पहले जो समस्याएं थी वो समस्याएं धीरे धीरे कम हुई हैं, और कुछ समस्याएं हैं साहब किसी टेक्निकल मिस्टेक की वजह से, या कहीं झाड़ अड़ जाते हैं, या फिर कोई तकनीकी खराबी हो जाती है, उसकी वजह से लाइट कभी कभी गुल रहती है। और पहले बड़ी स्थिति ख़राब थी, घंटे 2 घंटे लाइट रहती थी, चली जाती थी। लेकिन अभी सरकार के लॉकडाउन में भी इस विद्युत विभाग के जो कर्मचारी थे उन्होंने सब बहुत बढ़िया काम किया। गर्मी के दिन थे, पसीना टपक रहा था, इतने तकलीफ़ में भी उन्होंने काम किया, और पूरे जितनी भी साबला से यहाँ निठावा तक का, और हमारे जो GSS पड़ता है साबला रीचा, उस GSS के आसपास और मेरे पंचायत क्षेत्र के अंदर
जितनी भी लाइनें थी उन्होंने बहुत बढ़िया मेंटेनेंस का काम किया है। लाइट की व्यवस्था अभी बढ़िया चल रही है। और दूसरी बात ये साहब कि जहाँ किसानों के कुएँ हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम ये आती है कि समय पे उसको बिजली बराबर नहीं मिल रही है। लेकिन जैसे ये लॉकडाउन हटेगा और जा रहे कर्मचारी जो लगे हुए हैं, अधिकारी लगे हुए हैं, उनको वो भी इसमें लगे हुए हैं, तो व्यवस्था हम सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, जो वर्तमान में जो कांग्रेस सरकार है राजस्थान जी, उसके कार्यकाल में आपके विचार? जी सर, ऐसा है कि वर्तमान में जो हमारी कांग्रेस सरकार है उसके मुख्यमंत्री माननीय सुखजी गहलोत साहब, उनके कार्यकाल में राजस्थान की ही जनता नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता की एक ही आवाज़ है कि जननायक के नाम से वो जाने जाते हैं और बहुत ही सराहनीय कार्य किया है उन्होंने साहब। और जैसे लॉकडाउन लगा तो उन्होंने सर्वप्रथम उन्होंने घोषणा करी कि हर व्यक्ति को 5 किलो गेहूँ निःशुल्क, तो 5 किलो गेहूँ निःशुल्क हर परिवार को, प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो गेहूँ निःशुल्क दिए गए। जैसे एक राशन कार्ड के अंदर 5 जने हैं तो एक यूनिट पे 25 किलो गेहूँ हुए, तो 25 किलो उस महामारी के अंदर जो गेहूँ मिला, व्यक्तियों को खाने और पीने की जो तकलीफ़ हो रही थी, तो निःशुल्क गेहूँ मिला, उससे लोग बड़े संतुष्ट हैं। इसके बाद लॉकडाउन जो लगाया हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, सबसे पहले अशोक जी गहलोत साहब ने लगाया और इसके बाद में दूसरे राज्यों स्टेटों में लगा। उसकी सबसे बड़ी सराहना करता हूँ मैं कि गहलोत जी वैसे जादूगर के नाम से भी जाने जाते हैं, जननायक के नाम से भी जाने जाते हैं और लोगों के मसीहा भी हैं वो गरीबों के। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि हमारा राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय गहलोत साहब, उन्होंने हमारे इस राजस्थान की जनता के सुख दुख को समझा और उनके दुख के अंदर भागीदारी बने और अच्छे तरीके से उनको सुविधाएं दी और किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को भूखा सोने नहीं दिया। और उनका संकल्प रहा कि मैं राजस्थान के हो या किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी व्यक्ति को मैं भूख से पीड़ित नहीं रहने दूंगा, ना महामारी से ग्रसित होने दूंगा। और हमारे राजस्थान की जो जनसंख्या का मृत्यु दर है साहब, वो 0 बराबर है। इसका परिणाम ये रहा कि हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय गहलोत साहब ने अच्छी तरह से, अच्छे ढंग से और बिल्कुल बारीकी से नज़र रखते हुए जितना भी राजस्थान के कर्मचारी अधिकारी थे उनको इस तरीके से मोटिवेशन किया कि हर व्यक्ति के द्वार द्वार तक कर्मचारी पहुंचा और पहुंच करके हर व्यक्ति के दुख दर्द को समझा। उसकी वजह से हमारी मृत्यु दर राजस्थान की 0 के बराबर हुई है। लेकिन वो 0 के बराबर है, उसको भी कोरोना से पीड़ित होकर के मरना मैं नहीं मान सकता हूँ। कई कारणों से भी मौत हुई है जिसको कोरोना के अंदर गिना जा सकता है। जैसे कि केंद्र सरकार के बारे में आपके विचार? केंद्र सरकार के बारे में तो मैं बताना चाहूँगा साहब कि हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री महोदय हैं माननीय नरेंद्र जी मोदी साहब, उनके बारे में ऐसा है कि साहब पहले उन्होंने नोटबंदी लगाई, जीएसटी लगाई और सारा काम उन्होंने किया। लेकिन उसके लिए जनता जो है बड़ी दुखी हुई। कई लोगों को नोटबंदी के समय लोगों के स्वयं की राशि निकालने के लिए भीड़ भाड़ के एरिया में जाना पड़ा, कई लोग कुचल के मर गए। इसके साथ में जीएसटी लगाई तो जो काश्तकार और जो व्यापारी थे वो ये कह रहे थे कि इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा जो हमारे लोगों के ऊपर जो भार पड़ा है वो इनकम टैक्स का भार पड़ा है। व्यापारी बड़े दुखी हैं, व्यापारियों का व्यापार के ऊपर भी असर पड़ा है, आम जनता के ऊपर भी असर पड़ा है। और ये सब क्या है कि बहुत बड़े हिंदुस्तान लेवल की बात है, बड़े लोगों की बात है। इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ टीका टिप्पणी करूँ तो छोटे मुँह बड़ी बात करने वाली बात हो जाती है, तो मैं आगे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। अच्छा, और जैसे कि जो एक प्रमुख सवाल हम सभी सरपंचों से पूछते हैं जी, जो राजस्थान का जो पंचायती राज विभाग उसमें करप्शन, जी, भ्रष्टाचार, उसके बारे में आपके विचार? जी, उसको कैसे पंचायत स्तर पर या पंचायत समिति स्तर पर आप खत्म करना चाहिए? जी सर, ऐसा है कि आपने देखा होगा या सुना होगा, देखा तो नहीं होगा लेकिन आपने सुना होगा कि भाई ये भ्रष्टाचार चल रहा है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, अभी तो लॉकडाउन लगने की वजह से कई काम तो लॉकडाउन की वजह से रुके पड़े हुए हैं। लेकिन नरेगा जो चल रहा है, तो नरेगा का महत्व तो लोगों को अभी समझ में आया कि इस महामारी जैसे लॉकडाउन में लोगों के पास पैसा नहीं था, खाने के लिए अनाज नहीं था, सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं था। ऐसी स्थिति के अंदर नरेगा चली। नरेगा में सब कहीं कोई भ्रष्टाचार की
बातें हमारे सामने नहीं आई। यहाँ तक मेरे ग्राम पंचायत की बात नहीं करता हूँ, मैं जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदेश सचिव होने की हैसियत से आपको बताना चाहूँगा कि मैं हर पंचायत में जाता हूँ। मैं मेरी खुद की पंचायत की बात नहीं करता हूँ और पूरी ज़िले की जानकारी रखता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे पूर्व में सरकारें थी उनके अंदर कहीं भ्रष्टाचार हुआ होगा, लेकिन हमारे राजस्थान के अंदर जैसे ही हमारे मुख्यमंत्री बने गहलोत साहब, इसके बारे में हमने कहीं भ्रष्टाचार की बात न तो सुनी है और न देखी है और न ही कहीं जैसे समाचार पत्रों में छपी हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं खुद चाहता हूँ और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय जो हैं गहलोत साहब, वो भी ये चाहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए और ना होने देंगे। आम जनता का लाभ है, आम जनता तक पहुंचना चाहिए। बीच में जो बिचौलिए होते थे वो मैं तेरा ये काम करा दूंगा, वो ये करा दूंगा, इस तरीके से करके लोगों से कुछ पैसा ऐंठ लेते थे, उसके अंदर मुस्तैदी से सरकार लगी हुई है और हम लोग लगे हुए हैं। इसमें भ्रष्टाचार वाला कोई मामला हमारी सरकार में नहीं है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके विचार जो है हमें सुनकर काफ़ी अच्छा लगा और हम आपसे यही आशा करते हैं आप न केवल ग्राम पंचायत नीठाउवा का जबकि पूरी पंचायत समिति साबला है जिला स्तर पर आप अपनी सेवाएं देते रहें और सभी का विकास इस प्रकार करें। जी, मैं सब आपको ये कहना चाहूँगा कि मैंने पहले पूर्व में बता दिया कि मैं इन पदों पर रहा, लेकिन मेरे क्या है कि जीवन का मुख्य जो उद्देश्य है वो चुनाव लड़ना, राजनीति करना, पैसा कमाना, ये मेरा मुख्य उद्देश्य नहीं है। मेरे बचपन से ही मेरी एक जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य रहा है कि कहीं एक्सीडेंट होते हैं, कहीं डिलीवरी होती है, कोई बीमार होता है, उन लोगों के साथ में जाना, उनकी सेवा करना। और कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, हिम्मतनगर है, प्रतापगढ़ है, तो कई लोग मेरे को फ़ोन करते हैं साहब कि ब्लड की ज़रूरत है, तो मैं मेरा स्वयं का भी ब्लड डोनेट करता हूँ। और मैंने एक ग्रुप बना रखा है, मानव जीवन सेवा ग्रुप, जिसके लिए मेरे ग्रुप के अंदर लगभग 50 से ऊपर कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं। उनको एक ग्रुप में डाल देता हूँ, भाई किसी को ब्लड की ज़रूरत है, जैसे वो मेरे को फ़ोन करते हैं मैं उनको कह देता हूँ, तो मैं उदयपुर बुला लेता हूँ, उनको बांसवाड़ा बुला लेता हूँ। और हमारे NSY है, सेवा दल है, इसके बाद में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी के जन्मदिन पे, पुण्यतिथि पे हमारे कांग्रेस के जो युवा साथी हैं वो ब्लड डोनेट करते हैं, तो उसमें से भी हमारे कार्ड बनते हैं, तो उन कार्ड को मैं मेरे पास रखता हूँ और निःशुल्क लोगों की सेवा करता हूँ। यहाँ तक कि मैं उदयपुर बांसवाड़ा कहीं भी जाता हूँ मेरे स्वयं के खर्चे से जाता हूँ और न ही किसी की चाय पीता हूँ। साथ में अगर कोई उसके परिजन होते हैं, वो क्या हमारे आदिवासी जो लोग हैं क्या हॉस्पिटलों में रहना बहुत पसंद कम करते हैं और घबराते हैं, तो मैं उनको खुद को कह देता हूँ आप चले जाओ, मैं खुद रह लूँगा, इसके साथ में ठीक हो जाएगा, मैं लेके आ जाता हूँ। तो मेरा जीवन का मुख्य उद्देश्य है लोगों की सेवा करना। और मैं इस पंचायती राज चुनाव भी मेरे पुत्रवधू को लड़ा है, उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि मेरे पंचायत जो पुरानी थी पाल निठाउवा, उससे निठाउवा में आया। तो निठाउवा जो प्रॉपर है साहब, यहाँ पे सामान्य वर्ग के लोग ज़्यादा हैं। जो 2 गांव राजस्व गांव है, जिसके अंदर सालमगढ़ और ये करमात जो मेरा मूल गांव है जहाँ मैं रहता हूँ, निवास करता हूँ, वो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ तक हमारा डूंगरपुर पूरा जिला है वो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र ही है, लेकिन पंचायत क्षेत्र पे मेरे निठाउवा गांव के लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। हर व्यक्ति मिलनसार भावना से चलता है और हम लोग उनको कुछ बताते हैं तो हमारी बात की पालना भी करते हैं। और कोई समस्या आती है तो हम पूरे पंचायत के लोग मिलजुल करके उस समस्या का निपटारा करने के लिए इकट्ठे होते हैं। मैंने कमेटियाँ भी बना रखी हैं, हर वर्ग की कमेटियाँ बनाई हैं और हर समस्या का 5-10 लोगों की कमेटियाँ हैं। उन कमेटियों को बुला करके उसके समस्या का निराकरण के लिए हम विचार करते हैं, मंथन करते हैं, इसके बाद में उसके समस्या के निराकरण तक पहुँचते हैं। अपनी ग्राम पंचायत में जो पानी की समस्या है सबसे अधिक कहाँ पर बनी हुई है सर? उसके अंदर निठाउवा तो है ही है, जैसे जनता जल योजना से पानी की सप्लाई हो रही है। करमात है, उसके अंदर भी हेडपम्प लगे हुए हैं। और हरवर के अंदर पानी का जल स्तर थोड़ा बढ़िया है, लेकिन हरवर के जस्ट पास में मेरा एक नया गांव जो निठाउवा में आया है, सालमगढ़, उस सालमगढ़ के अंदर परोडिया, लपानिया, सागड़िया, ओडा और डग और हरवर का कुछ भाग है, जहाँ पे पानी हेडपम्प भी लगाते हैं तो पानी बिल्कुल आता ही नहीं है वहाँ पे, और पूरा पथरीला एरिया है। और उसके जस्ट सालमगढ़ के पास में
जो जाखम नदी आ रही है, उस जाखम नदी से अगर पानी की टंकी बन जाए और पानी की टंकी से अगर वहाँ आसपास की जो आबादी है, सालमगढ़ का पूरा एरिया है, जहाँ पे लगभग 700, 750, 800 की आबादी का गांव है, उसके अंदर सबसे बड़ी समस्या है पानी की। तो हमने हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान जो जिलाध्यक्ष जी हैं, हमारे माननीय दिनेश जी खोडड़िया साहब, उनसे भी चुनाव से पहले हमने निवेदन किया था कि साहब हमारे आज़ादी के बाद से आज तक उस गांव के अंदर न तो डामरीकरण हुआ है और न ही मतलब पानी के कोई व्यवस्था हुई है। तो अपनी सरकार है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैंने हमारे निवर्तमान जिलाध्यक्ष जी हैं, वो हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब के नज़दीकी हैं। तो उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है कि इस सालमगढ़ के अंदर पानी की टंकी बनवाएंगे और जो डामरीकरण नहीं हुआ है उसका पूरा करवाएंगे। और इस गांव की मूलभूत जो समस्याएं हैं, एक तो रोडों के कच्चे रोड है, जो निठाहुआ हेडक्वार्टर से सीनियर स्कूल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, इन सारे चीज़ों से कटा हुआ गांव है। वहाँ पानी की सबसे बड़ी समस्या है और रोड की बड़ी समस्या है। तो सड़क डामरीकरण और पानी की टंकी जो जाखम नदी से पानी सप्लाई दे दिया जाए तो उन लोगों का जो एरिया है बड़ा सुखी हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, तो वहाँ एक सालमगढ़ में उप स्वास्थ्य केंद्र खुल जाए तो वहाँ की 750-800 की आबादी वाला गांव है, तो वहाँ के आदिवासी पूरा बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ की जनता को मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, जो सुविधा पूरी मुहैया हो जाए और वो लोगों की बड़ी खुशी की लहर होगी और बड़े सुखी हो जाएंगे। तो लॉकडाउन खुलने के बाद में हमारे जिलाध्यक्ष जी दिनेश जी खोडड़िया साहब, उनसे भी निवेदन करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो मूलभूत समस्याएँ हैं, पानी की व्यवस्था, डामरीकरण और उप स्वास्थ्य केंद्र, ये 3 जो सालमगढ़ के लिए नहीं है, वो हमारी सरकार से हम पूरी कोशिश करा के उस गांव की सुविधा कराने की कोशिश करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे जिलाध्यक्ष जी खोडड़िया साहब जो हैं वो बिल्कुल इस काम के लिए तत्पर हैं और हम बताएंगे तो वो हमारी बात को मद्देनज़र रखते हुए पूरा काम इस सरकार में। जी सर, ये बताइए जैसे ग्राम पंचायत जो आपने जो पंचायत भवन है उसमें किस प्रकार से इतना अच्छा मतलब सौंदर्यीकरण करवा रखा है, क्या मतलब किस तरीके से आपने कौन सा फंड से किस प्रकार ऐसा कार्य करवाया? सब ऐसा है कि मैं जैसे किसी भी पंचायत में जाता हूँ तो देखता हूँ कि बिल्डिंगें जैसे नकारा पड़ी हुई हो, ऐसी स्थिति में है, रंग रोगन नहीं कर रखा है, किसी की खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, किसी के फाटक टूटे हुए हैं और बिल्कुल बिल्डिंग इस तरीके की हो गई हैं। सरकारी भवन को जितने भी सरपंच बने हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि बने आज तक, उन्होंने सरकारी भवनों को ऐसे समझ रखा कि जैसे अपना पराया है, अपने क्या लेना देना। जैसे मैं उधर जांजपुर, भीलवाड़ा और कहीं उधर जाता हूँ, जयपुर भी जाता हूँ, तो मैं कहीं न कहीं मतलब नई चीज़ें देख के आता हूँ। जैसे कोई सरकारी भवन के ऊपर अच्छा मतलब रंग रोगन कर रखा हो, उसके दरवाजे हैं, जैसे उनकी 4 दीवारी है। तो मैं उधर जांजपुर, भीलवाड़ा जब गया था तो मैंने एक सरकारी भवन देखा था, तो इसी कलर से कलर कर रखा था, तिरंगा कलर कर रखा था, उसके अंदर रंग रोगन बढ़िया कर रखा था। तो मैंने वहाँ उसको बड़े तसल्ली से देखा। तो ये चुनाव नहीं लड़ा, उससे पहले मेरा लक्ष्य था कि भाई अपन निठावा से या पाल निठावा से कहीं भी चुनाव लड़ेंगे तो सबसे पहले मैं जो सरकारी भवन है उन भवनों को अपना स्वयं का मकान मानता हूँ। मैं इसलिए मानता हूँ कि सरकार अपन स्वयं है और सरकार का जो पैसा है अपना खुद का है, तो अपने खुद का घर का रंग रोगन कराते हैं, उसको बहुत बढ़िया सजा के रखते हैं और इसका दणितोरी कोई नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको नकारा पड़ा रहने दें। तो मैंने ये मान के चला साहब कि मतलब जो सरकारी भवन है वो स्वयं अपना है, अपने जनता का है और अपने ही उपयोग में आता है। तो हमने इसको सौंदर्यीकरण करने के लिए पंचायत की जो निजी आय हुई वो थोड़ा बहुत मैंने पंचायत समिति से सैंक्शन निकलवा के यहाँ मिट्टी का भराव करवाया। बाहर से मैंने ये धूप भी मंगवाई, पौध वृक्षारोपण करवाया, गमले लगाए। इसके बाद में उदयपुर से भी गमले लाया मैं। और ये तस्वीरें जो आपको दिख रही हैं ये शहीदों की, इन तस्वीरों को भी मैंने लगाया। और जो सभा कक्ष है उसके अंदर भी तस्वीरें लगवाई, वो सेक्रेटरी साहब बैठते हैं उसमें भी मैंने तस्वीरें लगवाई। और ये जो पौधे लगे हैं ये सब
अभी चुनाव जो हुए थे 22 फरवरी जनवरी को, इसके बाद में जैसे ही हम लोग यहाँ आए तो सबसे पहले मैंने यहाँ का बिल्डिंग का रंग रोगन करवाया। इसके बाद में हमारे यहाँ मोटर लगी हुई है वो भी बंद पड़ी थी, उसको मैंने ठीक करवाई और पानी की व्यवस्था करके और वृक्षारोपण करवाया और सारा अच्छा किया। तो यहाँ लोग आते हैं तो ये विचार करते हैं साहब ऐसा हमको भी करें। तो मेरा उद्देश्य ये था कि सरकारी भवनों का सुधार हो जाए और हर व्यक्ति की एक लगन, निष्ठा और प्रेरणा यहाँ से लेके जाएं कि सरकारी भवन हमारा है, उसका देख रेख करना, रंग रोगन करवाना, उसकी मरम्मत कराना, उसको संवारना, संभालना, ये सारी चीज़ें लोग या कोई अन्य सरपंच सीख के जाए, ताकि क्या है हमारी सरकारी जितने भी भवन हैं हर व्यक्ति के दिमाग में ये बात आवे कि ये हमारा भवन है, सरकारी है या हमारा है। वो चीज़ लोगों के अंदर अलग अलग भेद नहीं करें और हमारा खुद का ये मान करके उसका बढ़िया मेंटेन करें और अच्छा संभाल के रखें, तो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बने। इसके लिए मैंने ये सारे प्रयास किए हैं और बाकी काम है वो मैं और करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कुछ कर नहीं पाए। इतना ही कहूँगा सर। का बजट लगा हुआ है इस सौंदर्यीकरण का? इस सौंदर्यीकरण के अंदर साहब मेरे लगभग 50,000 रुपये खर्चा हुआ, जिसके अंदर कुछ पंचायत की निजी आय से भी खर्च किया और कुछ हमको पंचायत समिति से भी मिला। उसकी वजह से हमने सारा किया है सब। सामने जो रेलिंग लगी हुई है बिल्डिंग पे, वो रेलिंग नहीं थी, रेलिंग लगवाई। उस सामने कमरा है उसके फाटक नहीं थे, वो भी लगवाए मैंने। बाथरूम के फाटक नहीं थे, वो भी लगवाए। इसके बाद में ये सामने तो वो पौधा लग रहा है, उसकी बिल्कुल कटिंग वटिंग करा करके बिल्कुल सेट करवाया मैंने। और मैं मशीन, ये जो घास है उसके कटिंग करने के लिए मशीन भी लाया उदयपुर से, और इनकी टहनियाँ काटने के लिए भी कैंची लाया बढ़िया, जिससे हम टहनियाँ बढ़ जाती है उसको सेटिंग करते हैं, बढ़िया काटते हैं उसकी सौंदर्यीकरण करने के लिए। और दूसरा ये है कि जैसे जैसे मैं कहीं देखता हूँ तो यहाँ मैं करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर।